हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो आप लोगों का एग्जाम तो एकदम करीब आ ही चुका है, तो मैं डेली कोशिश कर रहा हूं कुछ आप लोगों के लिए मीनिंगफुल वीडियो जो आप लोगों को काम में आएगा उसके लिए कुछ वीडियो लाऊं। तो आज मेरा जो वीडियो होगा वो है आपका जो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के 12th के एग्जाम में। आप लोगों का तो 70 नंबर का एग्जाम होगा। 70 नंबर से मैक्सिमम जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो होता है ऑप्टिक्स से। मैं लॉन्ग क्वेश्चन का अगर बात बोलूं 5 नंबर का एक तो क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ दिस पार्ट बी, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप वो अलग बात है, लेकिन 5x1 एक तो आएगा, 3x2 2 आएगा। मतलब इधर से अगर मैं बोलूँ यहाँ से 6 और उधर 5 दोनों मिला के 11 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो मैं जो प्रीवियस ईयर जो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था उसको मैं सॉल्व कराऊंगा और उससे आप लोगों को धारणा मिलेगा कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है आपके ऑप्टिक्स रिलेटेड। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करके आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हर एक साल को ले लेके हम लोग एक एक साल को डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ये है HS 2022 का क्वेश्चन। सो 10 का फर्स्ट क्वेश्चन सो है डिड्यूस द रिलेशन। ये वाला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे हम लोग ये वाला रिलेशन? सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा आप लोग को याद दिला देता हूँ। एक प्रिज्म में जब ये करने का जरूरत नहीं, मैं आप लोग को याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ। प्रिज्म से जब भी हमारा रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पर एक लाइट का हमारा डेविएशन होता है और यहाँ पर इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये है प्रिज्म का एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये है I1, ये है I2, ये है R1, ये है R2। तो यहाँ से मुझे डेल्टा का एक्सप्रेशन क्या आया? यहाँ से डेल्टा का एक्सप्रेशन आया है I1 प्लस I2 माइनस ऑफ A। यह है डेल्टा का एक्सप्रेशन I1 प्लस I2 माइनस। ये वाला है एंगल ऑफ डेविएशन। तो पूछा है जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर डेल्टा, अगर हम लोग डेल्टा मिनिमम करना चाहेंगे तो इसका कंडीशन क्या था? इसका कंडीशन था I1 इक्वल्स टू I2 कंडीशन था। इसको मैं I पकड़ ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से अगर मैं बिठा दूँ इस इक्वेशन में तो क्या आएगा? डेल्टा आएगा 2I माइनस A, ये वाला आएगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इधर बिठा देता हूँ, यहाँ से देखिए I का वैल्यू क्या आएगा? 2I इक्वल्स टू डेल्टा प्लस A, मतलब ये डेल्टा M है क्योंकि मिनिमम वैल्यू है डेल्टा M। यहाँ से I क्या होगा? डेल्टा M प्लस A बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। और एक तो कंडीशन था कि A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो जब I1 इक्वल्स टू I2 होता है तब R1 इक्वल्स टू भी R2 होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2R लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या हो जाएगा? A बाई 2। दो इक्वेशन आ गया है। फिर स्नेल्स लॉ में बिठा देंगे, प्रूव हो जाएगा। स्नेल्स लॉ में क्या पता है हमारे पास? स्नेल्स लॉ क्या पता है हमें? मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को नहीं कर रहा हूँ, ये प्रीवियस से सॉल्व करा रहा हूँ। आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता है इसलिए मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। स्नेल्स लॉ का है म्यू मतलब क्या? साइन I अपॉन साइन R। सो I का जगह ये वाला बिठाएंगे, R का जगह ये वाला बिठाएंगे, प्रूव हो जाएगा। तो साइन I क्या जगह क्या बिठाएंगे? ये वाला डेल्टा M प्लस A बाई 2 और साइन A बाई 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रूव्ड हो चुका है। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था प्रूव्ड। स्क्रीन से हट जाता हूँ, इससे जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फर्स्ट आंसर इज प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए या कॉपी में लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया है, इसको मिटाते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप लोग देखिए, बोला है अ थिन प्रिज्म ऑफ 6 डिग्री एंगल। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, इसका बी का क्वेश्चन है। प्रिज्म का एंगल कितना बोला? 6 डिग्री। हैज गिव्स डेविएशन 3 डिग्री। तो डेविएशन एंगल कितना है? 3 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म? तो कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला है A इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू डेल्टा। ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। इसका फॉर्मूला डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू A। ये एक फॉर्मूला है। ये कहाँ से आया? ये वाला आप लोग का डेरिवेशन नहीं करूंगा, ये डेरिवेशन आप लोग का जब पढ़ाया था वहाँ पर था, नहीं तो डायरेक्ट याद करके रखिए। यह है एंगल ऑफ डेविएशन, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ से क्या आएगा? म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन A। अब डेल्टा का वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 6 दैट इज 1/2। सो म्यू क्या आएगा? 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ चुका है? 1.5 या 3.3/2। तो इसको भी आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला हो चुका है। अभी हम लोग करेंगे 10 का A और B हो चुका है। 10 का एक और भी है। तो चलिए ये वाला करते हैं। ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है शायद, देखिए।
10 का और जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे 10 का और ए कन्वर्जिंग लेंस हैज फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। तो मतलब जब वाटर में रहेगा तब उसका फोकल लेंथ कितना रहेगा 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस नेचर एंड फोकल लेंथ इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास कितना होगा, एयर टू ग्लास बोला है 1.6 एंड फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर टू वाटर इज कितना 4/3, एयर टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो है हमारा फोकल लेंथ इन एयर कितना होगा, एयर में हमारा फोकल लेंथ FA ये कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें ये वाला करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। लेंस में अगर फॉर्मूला से ये वाला क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले मुझे ये वाला निकालना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर W/μg। इसका मतलब क्या है A/μg/A/μw। सो A/μg का वैल्यू कितना दिया है 1.6/4/3 दैट इज 1.6 इंटू 3/4, 4 इंटू 0.4 दैट इज 1.2। तो W/μg का वैल्यू क्या है 1.2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये वाला हम लोग का आ चुका है। अभी मुझे चाहिए क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला याद है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला है लेंस मेकर फॉर्मूला। अभी एयर का रिस्पेक्ट में एक बार निकालेंगे, वाटर का रिस्पेक्ट में एक बार निकालेंगे। जब हमारा वाटर का रिस्पेक्ट में था तो क्या होगा 1/fw इक्वल्स टू W/μg माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और जब एयर का रिस्पेक्ट में होगा तब क्या होगा 1/fa इक्वल्स टू A/μg माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यह वाटर का रिस्पेक्ट में, एयर का रिस्पेक्ट में हमें निकालना है एयर का रिस्पेक्ट में, तो दोनों को क्या करेंगे सिंपली डिवाइड कर देंगे। सो 1 इसको बोलते हैं 2, दोनों को हम लोग क्या करेंगे सिंपली डिवाइड करेंगे। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या होगा 1/fw बाई 1/fa इक्वल्स टू W/μg माइनस 1/A/μg माइनस 1, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। सो FA/FW इक्वल्स टू इधर क्या है W/μg माइनस 1, तो W/μg का वैल्यू कितना निकला है 1.2 दैट इज 1.2 माइनस 1। A/μg का वैल्यू कितना था 1.6 माइनस 1 दैट इज 0.2/0.6 दैट इज 1/3 हो रहा है। तो ये वाला क्या होगा 1/3। तो यहाँ से FA कितना होगा 1/3 इंटू FW। क्वेश्चन में देखिए FW दिया है कितना 24 सेंटीमीटर। सो 1/3 इंटू 24, तो 3 इंटू 8 जो 24। तो यहाँ से FA कितना है 8 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इन एयर कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि फाइंड द फोकल लेंथ इन एयर, उसका आंसर क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो इसको भी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी हमने कैसे किया, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करके हमने किया सिंपली। कुछ भी इधर ज़्यादा कोई भयानक चीज़ है नहीं, आप सभी लोगों को पता है कैसे कर रहे हैं। हो गया ये वाला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए 11 का क्वेश्चन। मैं तब तक मिटा रहा हूँ इसको, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप लोग देखिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। सो 11 का क्वेश्चन क्या है, 11 का क्वेश्चन दिया है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो एन इमेज इज फॉर्म बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमारा कैसे इमेज फॉर्म होता है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, मैं जैसा बना रहा हूँ आप भी वैसा करना। सबसे पहले एक एक्सिस हम लोग बनाएंगे, बड़ा करके एक्सिस बना लेना। एग्जाम में पेंसिल से आप लोग करने की कोशिश करना, पेन से करने का बहादुरी का जरूरत नहीं। यहाँ पर हम एक कॉन्वेक्स लेंस बिठाते हैं, यहाँ पर हमारा एक, इतना दूर नहीं थोड़ा सामने रखता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ये PQ, इसको हम लोग मैग्नीफाई करेंगे इस माइक्रोस्कोप से। तो ये वाला माइक्रोस्कोप का क्या है, ये वाला है ऑब्जेक्टिव। डायग्राम आते हुए समझना, ये वाला अगर इसका फोकल लेंथ है FO, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, तो पहले लाइट जाएगा, फिर कहाँ से पास करेगा, फोकस से ऐसा करके पास करके चला जाएगा, ठीक है। और एक तो लाइट कहाँ से जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट जाएगा तो ऐसे जाएगा ऐसा करके क्रॉस करेगा। ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट जाता है ऐसा करके क्रॉस करता है। सो ऐसा करके जहाँ पर क्रॉस कर गया, फिर हम यहाँ पर और एक माइक्रोस्कोप रखेंगे,
यहाँ पर और एक बड़ा माइक्रोस्कोप रखेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग आईपीस, इसी को बोलते हैं हम लोग आईपीस। वो वाला ऑब्जेक्टिव है, ये वाला आईपीस। आईपीस थोड़ा आप लोगों का क्या होगा, बड़ा होगा, आईपीस थोड़ा बड़ा होगा। सो यहाँ पर जब आईपीस से हमारा रिफ्रैक्शन होगा तो ये ऐसा करके घूम जाएगा, ये भी रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा करके घूम जाएगा। फिर हम इसको अगर एक्सटेंड करें, इसको अगर एक्सटेंड करें, इसको अगर एक्सटेंड करें ऐसा कैसे ऐसा करके इसको एक्सटेंड करें, तो यहाँ पर मेरा जो ये जो मेरा इमेज बन रहा है, अच्छे से देखिए, इसका रेस्पेक्ट में जो इमेज बन रहा है इधर, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज। तो दिस इज स्मॉल p, दिस इज स्मॉल q। और यहाँ पर हम लोग आंख से देखते हैं, ये है हमारा आंख, और ये पूरा डायग्राम है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, इसको बोलते हैं L। और इमेज से ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं कैपिटल D। ये है हमारा ओवरऑल रे डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये किसका डायग्राम है, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ज़्यादा डरने का कुछ है नहीं, इजी चीज़ है, ऐसे करके आइएगा एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा। ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, एकदम सिंपल डायग्राम है, एकदम इत्तू सा डायग्राम है जिसको आप लोग की भाषा में बोलते हैं, इसको कर लेना। सिर्फ जब स्केल पेंसिल में जब करेंगे लाइन सिर्फ सीधा होगा, मेरा थोड़ा इधर टेढ़ा हो गया ना, ये टेढ़ा वेढ़ा हो जा रहा है, जब स्केल में करेंगे तो सीधा होगा। इसको आप लोग एग्जाम में ट्राई करना, जितना साफ सुथरा आप लोग कर पाते हैं उतना अच्छा है, ठीक है। इसको जल्दी से देख लीजिए, हुआ, ठीक है। ये था 11 का ए का क्वेश्चन था, ये वाला 11 का ए। अब 11 का बी क्या दिया है, इसी का एक उसी का आगे का क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर 11 का जो बी है, इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर। तो उसको करने से पहले समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है तो इसका मैग्निफिकेशन को हम लोग एमओ बोलते हैं, ये आईपीस है इसका मैग्निफिकेशन को एमई बोलते हैं। तो टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा दोनों का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होगा, तो इसी से हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो चलिए, सो मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर इसका मैग्निफिकेशन बोलूं, मैग्निफिकेशन अगर हम लोग बोलें m इक्वल्स टू m0 इंटू me, ऑब्जेक्टिव का हमारा जो मैग्निफिकेशन रहेगा और आईपीस को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी m0 क्या होगा, v/u, और ये वाला है 1 प्लस d अपॉन fe। अभी d क्या है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द आईपीस, एंड fe द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, fe इज द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। यहाँ ये भी अगर लिख के आते हैं तो एग्जाम में नंबर मिलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ तक नहीं, हम लोग और भी जानते हैं, ये भी हम लोग टीचर को दिखाना पड़ेगा। सो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे L/f0-1 इंटू 1 प्लस d/fe। ये इक्वेशन हम लिख के आएंगे, बोलेंगे f0 क्या है सर, fo या f0 है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और dl क्या है, दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस। सो ये वाला हम लोग लिख के आएंगे। ये एक्सप्रेशन लिखने से क्या होगा, ये एक्सप्रेशन टीचर को ज़्यादा खुश करेगा, इसमें भी आप लोग को फुल नंबर मिलेगा। लेकिन दोनों ही हम लोग एग्जाम में लिख के आएंगे। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मुझे जो स्टूडेंट दोनों चीज़ लिखता उसको मैं ज़्यादा खुश होता देख के, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, हुआ, वेरी गुड। इसके बाद इसका और का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका और का क्वेश्चन। 11 का और का क्वेश्चन, रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत सारे स्टूडेंट जो 2022 में एग्जाम दिए थे वो फंस गए थे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टाइप मतलब बहुत कुछ हो सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल हो सकता है, गैगारियन हो सकता है, बहुत टाइप का हो सकता है, यूक्लिडियन हो सकता है, लेकिन उधर तो कुछ बोला नहीं है कौन सा करेंगे। तो जो सबसे सिंपल टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है मैं वही बनाऊंगा एग्जाम में। अगर मैं अगर स्टूडेंट होता मैं वही बनाता। तो मैं भी आप लोगों को जो सिंपलेस्ट डायग्राम है एक टेलीस्कोप का, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, वही मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। तो कैसे बनाएंगे, ये वाला है एक स्लैब, यहाँ पर एक तो और स्लैब बनाएंगे। कोशिश करना कि दोनों का थिकनेस और दोनों का लेंथ सेम हो, इसका कोशिश करना। फिर यहाँ पर एक ऐसा हम लोग मिरर बनाएंगे, इधर एक मिरर बनाएंगे, और यहाँ पर एक ऐसे करके हम आईपीस बनाएंगे। यहाँ पर एक मेरा कॉन्वेक्स मिरर होगा, यहाँ पर ये भी मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पर एक और मैं मिरर बनाऊंगा, ये भी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले लाइट जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, फिर
यहाँ जाके धक्का मारेगा। यही है सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये वाला है, यहाँ से मैं आग रखूंगा और ये वाला है मेरा आई पीस, एंड दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये एग्जाम में करके आना, इसी में आप लोग को फुल नंबर मिलेगा। यह है 11 का और का ए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 एडवांटेजेस, इसी के साथ इसी का 2 एडवांटेज है फॉर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग से क्या क्या एडवांटेज है, राइट? एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग। तो दो तो मेन एडवांटेज है। सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है? नो स्पेरिकल एबर्शन, मतलब स्पेरिकल कोई एरर नहीं होगा, स्पेरिकल एबर्शन नहीं होगा। और सेकंड है लार्ज एपर्चर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब क्या होता है, जब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का होता है उसका सामने बहुत बड़ा एपर्चर देना पड़ता है कैप्चर करने के लिए, इधर नहीं, इधर लेकिन वो नहीं लगेगा। तो इधर क्या लिखेंगे, लार्ज एपर्चर नॉट रिक्वायर्ड, लार्ज एपर्चर नॉट रिक्वायर्ड। These are the main 2 advantages of an reflecting telescope over refracting telescope। समझे? वेरी गुड। इसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, जल्दी ले लीजिए। बहुत बढ़िया हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक हुआ है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 17 का ए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन केप्ट इन अ डबल स्लिट, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पूछा है कि हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट और डार्क फ्रिंज क्यों होता है? क्योंकि देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, कैसे लिखेंगे ये भी बोल दे रहा हूँ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर ऐसे दो तो स्लिट रहता है। यहाँ पर अगर मेरा सोर्स है, यहाँ पर स्लिट है, दो स्लिट, एक है स्लिट S1, एक है स्लिट S2, और ये स्क्रीन है। तो यहाँ से एक तो हमारा लाइट रे यहाँ जाएगा, यहाँ से एक रे यहाँ जाएगा। सो यहाँ पर ये पॉइंट अगर P है तो देखिए दो, यहाँ पर तो सोर्स क्या हो रही है, तो वेव फ्रंट निकल रहा है अलग अलग साइड में, ऐसे वेव फ्रंट निकल रहा है। तो यहाँ से दो तो स्लिट जब वहाँ पर जाके इंटरफेरेंस करेगा तो ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट, ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट, ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट ऐसा करके होगा। क्योंकि देखिए एक वेव मेरा ऐसे जाएगा, फिर एक वेव मेरा ऐसे भी जा सकता है। तो जहाँ पर दोनों वेव का सेम फेज हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। जहाँ पर दोनों वेव का सेम फेज होगा ब्राइट, और जहाँ पर दोनों फेज का ऑपोजिट, ये देखिए ऑपोजिट फेज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मेरा जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो आता है, मैं अगर इधर बनाऊँ, इधर इंटरफेरेंस पैटर्न जो आता है, अगर मैं ग्राफ में इधर बनाऊँ तो इंटरफेरेंस पैटर्न मेरा ऑल्टरनेटली डार्क ब्राइट ऐसा करके आता रहता है। क्यों आता रहता है? क्योंकि कहीं पर डार्क हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, ब्राइट हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, ये ब्राइट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा दो तो सेम फेज में है, इधर अपोजिट फेज में, फिर सेम फेज अपोजिट फेज, सेम फेज अपोजिट फेज, ऐसा करके जाता रहता है। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट का आंसर था। इसके बाद बोला है जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालो। तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके पहले मुझे कुछ बेसिक टर्म्स जानना पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ का निकालने से पहले क्या क्या चीज़ है, दोनों फ्रिंज का बीच में, दोनों स्लिट का बीच में डिस्टेंस है d, स्क्रीन और स्लिट का बीच में का डिस्टेंस है कैपिटल D, और क्या है, यह है पॉइंट P, यह सेंटर O। ये डिस्टेंस अगर x है, ये डिस्टेंस x है, ये d है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, d/2। ये वाला कितना है, d/2। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ से यहाँ, और एक तो यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या होगा। इसको अगर मैं अलग अलग नाम दूँ, इसको PB दे देता हूँ, इसको C दे देता हूँ, B और C दे देता हूँ। तो ये वाला क्या ऊपर होगा, ये पूरा x है, ये पूरा x है, छोटा वाला d/2 है, तो ये वाला क्या होगा, x माइनस d/2 ये वाला होगा। और ये पूरा कितना होगा, यहाँ तक x है, ये छोटा है d/2, तो ये पूरा हो जाएगा x प्लस d/2। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हमारा S1 B क्या होगा, x माइनस d/2, और S2 C क्या होगा, x प्लस d/2।
एक्स प्लस डी बाई टू, ऐसा होगा, ठीक है। एक्स प्लस डी बाई टू, एक्स माइनस डी बाई टू, समझ गए, वेरी गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है S1P और S2P दोनों को निकालना है। तो देखिए S1P अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम दैट इज S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू S1B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ये वाला होगा BP स्क्वायर होगा। और सॉरी, ये वाला मैं S1B क्यों लिखा, ये वाला तो होता था BP होता, ये वाला BP और ये वाला तो BP और ये वाला तो CP, सॉरी मैं वो क्यों लिख रहा हूँ। S1B तो हमारा कैपिटल D है, S1B तो कैपिटल D है ना, उतना क्यों सोच रहा हूँ। ये वाला तो D स्क्वायर प्लस BP कितना है, x माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली H2P क्या होगा, H2P का स्क्वायर, H2P का स्क्वायर मतलब H2C स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, ये पूरा दैट इज H2C क्या है, D स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई टू स्क्वायर 2। अभी दोनों को क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा। सबसे पहले मेरा काम है दोनों को माइनस करो। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, फ्रिंज विड्थ का कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी पढ़ने का टाइम बोला, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फ्रिंज विड्थ निकालना 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, H2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर कट गया, x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाई टू स्क्वायर। सो ये वाला क्या हो जाएगा, H2P प्लस S1P, ये वाला होगा H2P माइनस S1P। और क्योंकि डी स्क्वायर कट गया, यहाँ पर अगर होल स्क्वायर करके करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई टू दैट इज एक्स डी, ये वाला होगा इधर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी, क्योंकि इधर माइनस था इसलिए वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, सिर्फ 2xd पड़ा रहेगा। और H2P प्लस S1P ये वाला क्या होगा, देखिए H2P S1P, इसको नियरली इक्वल्स टू मेरा D लिखना पड़ेगा। मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, देखिए H2P प्लस S1P, H2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2xd। तो इसको हम लोग देखिए ये वाला था। अभी देखिए मैं इसको फिर से इधर ऐसा लिख रहा हूँ H2P प्लस S1P। अभी देखिए एक चीज़ हमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा फिजिक्स में, H2P और S1P को दोनों को मुझे नियरली इक्वल टू D पकड़ना पड़ेगा। बोलेंगे कैसे से आप लिख रहे हैं, ये कंसिडरेशन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों स्लिट बहुत ही पास है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि S1P नियरली इक्वल टू D, H2P नियरली इक्वल टू D। नियरली इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ, एकदम इक्वल टू नहीं बोल रहा हूँ, नियरली इक्वल टू बोल रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं जब ऊपर लिखूंगा, इस इक्वेशन को मैं जब ऊपर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, H2P प्लस S1P क्या हो जाएगा, D प्लस D हो जाएगा 2D इंटू H2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2xd। यहाँ से H2P माइनस S1P क्या होगा, 2xd अपॉन 2d, 2 कैंसिल। तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2P माइनस S1P दैट इज xd बाई कैपिटल D। और ये H2P माइनस S1P ही क्या है, हमारा पाथ डिफरेंस है। तो इसी को मैं क्या लिखूंगा, y लिखूंगा, दैट इज डेल्टा y इक्वल्स टू xd बाई डी, क्वेश्चन नंबर 1। फ्रिंज विड्थ अभी तक नहीं निकला, फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, यहाँ तक समझे, इसके बाद फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। अभी देखिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हमारे पास पाथ डिफरेंस डेल्टा y अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, ये एक हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ से मिल रहा है हमारे पास, ये हमारे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, दोनों के बीच में रिलेशन। और यहाँ पर डेल्टा फाई का वैल्यू कितना होगा, n 2n पाई हो। क्यों 2n पाई लिख रहा हूँ मैं, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए कुछ और होता तो 2n पाई में लिख सकता हूँ फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव। क्योंकि ये कहाँ से सीखा, इंटरफेरेंस का जब इंटेंसिटी पढ़ा था तब मैंने बोला था कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा फाई को 2n पाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2n पाई बाई 2 पाई, ये कैंसिल, दैट इज डेल्टा y इक्वल्स टू क्या निकल गया, n लैम्डा। डेल्टा y इक्वल्स टू मेरे पास क्या निकल गया, n लैम्डा। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को मैं अभी क्या करूंगा, दोनों को कंबाइन करूंगा। 1 और 2 से क्या निकलेगा, n लैम्डा इक्वल्स टू x d बाई कैपिटल D। यहाँ से x क्या होगा,
एन डी लैम्डा बाई डी, ये वाला मेरा एक्स एन, अभी तक फ्रिंज विथ नहीं निकला है, ये मेरा एक्स एन, nth क्या है, nth फ्रिंज ये है वाला, ये तो एक्स एन ये वाला निकला है। फिर हम लोग को निकालना है एक्स एन प्लस वन, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओ, मतलब x क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन, तो ये x क्या निकला है, सेंट्रल मैक्सिमा से या सेंट्रल से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकला है। मुझे क्या चाहिए, फ्रिंज विड्थ चाहिए, फ्रिंज विड्थ चाहिए, तो ये xn ये वाला निकला है। सो xn अगर वो वाला है तो xn प्लस वन क्या होगा, सो xn निकला है n डी लैम्डा बाई डी, xn प्लस वन क्या निकला है, n प्लस वन डी लैम्डा बाई डी, दोनों को माइनस कर देंगे, जो मिलेगा उसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। सो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, दैट इज एन प्लस वन डी लैम्डा बाई डी माइनस एन डी लैम्डा बाई, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या पड़ा रहेगा, डी लैम्डा अपॉन डी, दिस इज द रिक्वायर्ड fringe width, d lambda by d, this is the expression of fringe width। ये वाला इसका आंसर था, समझे, ये है fringe width। लिखेंगे तो लिख लीजिए, स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वाला हो चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, और ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फोकस कीजिए, 17 का ही है, फोकस कीजिए। 17 का बी क्या बोला है, अ बीम ऑफ लाइट कॉन्सिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 560 नैनोमीटर, एक वेवलेंथ है 560 नैनोमीटर और एक वेवलेंथ कितना है 420 नैनोमीटर, is used to obtain interference in Young's double slit experiment. Find the least distance from the central maxima where the bright fringe due to both wavelength coincide. The distance between the slit is 4 millimeter. दोनों स्लिट का बीच में डिस्टेंस है 4 मिलीमीटर, और डिस्टेंस और कैपिटल डी डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन एंड स्लिट, कैपिटल डी बोला है कितना, कैपिटल डी बोला है 1 मीटर, ये बोला है। सो हमें दोनों फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन फिर से देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट इधर है, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ये वाला निकालना है, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। अभी देखिए दो तो फ्रिंज है वेवलेंथ के लिए, तो अगर मैं बोलूँगा लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर बोथ ऑफ देम फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। अभी ब्राइट का हमारे पास, अभी हम लोग क्या देखे, ब्राइट का कंडीशन क्या था, ब्राइट के लिए हमारा एक्स का फॉर्मूला क्या था, एन डी लैम्डा बाई डी, अभी हमने ये वाला किया, तो ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ कोइंसाइड, तो मैं फर्स्ट वाला बोल रहा हूँ, तो फर्स्ट वाला मैं बोल रहा हूँ कोइंसाइड कर रहा है एंड में, और सेकेंड वाला कोइंसाइड कर रहा है एन प्लस वन में। अगर मैं लिखूँ इसको, लेट लैम्डा वन कोइंसाइड एट n and लैम्डा टू एट n प्लस वन, कोइंसाइड अगर करता है, अगर कोइंसाइड कर, दोनों कोइंसाइड करता है, एक n में एक n प्लस वन में, तो फर्स्ट वाला के लिए क्या फॉर्मूला होगा, x इक्वल्स टू n डी लैम्डा वन बाई डी, ये वाला होगा, और सेकेंड वाला के लिए क्या होगा, x n प्लस वन डी लैम्डा टू बाई डी। कोइंसाइड कर रहा है तो दोनों के लिए x है, में सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है कि, तो मतलब एक है 7th टर्म, एक है nth टर्म, ये एट nth, ये वाला है n प्लस 1th टर्म, समझ रहे हैं अभी क्या बात बोल रहा हूँ मैं, अभी दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मतलब बोथ आर इक्वल, देयरफॉर n डी लैम्डा वन बाई डी इक्वल्स टू n प्लस वन डी लैम्डा टू बाई डी। यहाँ से डी डी कट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा, n लैम्डा वन इक्वल्स टू n प्लस वन लैम्डा टू, so lambda 1 by lambda 2 equals to n plus 1 by n। so lambda 1 का वैल्यू कितना है 560 by 420 equals to n plus 1 by n। कट गया इसको अगर करेंगे तो 14 इंटू 3 जा 42 होता है, 14 इंटू 4 जा कितना होता है 14 इंटू 4 4 16 56, तो इसको करेंगे तो 14n इक्वल्स टू 3n प्लस 1, और सॉरी 14 इंटू 4 जा होता है ये वाला 4n, दैट इज यहाँ से n प्लस 3, यहाँ से n क्या हो जाएगा 3।
केवल एन, अभी तक आंसर नहीं आया। ये थर्ड टर्म में एन जब 3 होगा तब कोइंसाइड करेगा। अभी इस 3 का वैल्यू को इसमें या इसमें किसी एक में बिठा दूंगा तो वही मेरा लीस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो कितना टर्म में हो रहा है, तो फर्स्ट वाला के लिए मेरा एन है थर्ड, तो फर्स्ट जब रहेगा उसका थर्ड टर्म में मेरा कोइंसाइड करेगा। तो उसके लिए मेरा इक्वेशन क्या होगा, एन इक्वल टू 3 निकला है, तो किसी भी एक इक्वेशन में बिठा देते हैं तो हो जाएगा। तो डी का वैल्यू तो 1 मीटर दिया है, तो एक्स क्या होगा, एन डी लैम्डा 1 बाई एन डी लैम्डा 1 बाई डी। हाँ ठीक है। सो एन का वैल्यू 3 है, कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर, लैम्डा 1 कितना है 560 नैनोमीटर, दैट इज 560 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। डी का है 4 मिलीमीटर, दैट इज 4 इंटू 10⁻³ मीटर। सो क्या आएगा यहाँ से 4 इंटू 14 140, सो 3 इंटू 14 कितना हो रहा है 42, 420 इंटू 10⁻⁻6 -3 ऊपर जाएगा इतना मीटर। तो लीस्ट डिस्टेंस कितना निकल गया 420 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इसका आंसर ये वाला होगा, लीस्ट डिस्टेंस हमारा ये वाला होगा। तो इसका आंसर आ चुका है, समझ गए। इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग क्या दिया है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, सिंगल स्लिट ऑफ वेवलेंथ ए इल्यूमिनेटेड बाय अ कंडीशन। तो 17 का ही और का क्वेश्चन है, ये इंटरफेरेंस का था, ये वाला डिफ्रैक्शन का है। सो देख लेते हैं 17 और ए, a single slit of width A illuminated by monochromatic light of wavelength lambda at normal incidence establish the first minima condition। तो यहाँ पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है, एक स्लिट का विड्थ कितना दिया है, ए दिया है, यहाँ से डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ से जब डिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट जब जा रहा है, तो ये स्लिट का डिस्टेंस है ए। तो यहाँ पर ए पॉइंट है, ये वाला बी दे रहे हैं, ये वाला एक पॉइंट पी है। सो ये वाला देखिए एक चीज़, ये वाला सी देते हैं, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो सोचिए हमारे पास ए बी पी माइनस ए पी क्या होगा, ये वाला देखिए बी पी माइनस ए पी करते हैं तो हमारा कौन सा टर्म पड़ा रहेगा, ये बी सी टर्म पड़ा रहेगा। और कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा। और अगर मैं साइन थीटा का बात बोलूँ, बहुत ईजी प्रूफ है इसलिए मैं डायरेक्ट करवा दे रहा हूँ। साइन थीटा का बात बोलूँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, ए बी साइन थीटा, और ए बी का मतलब ही तो ए, दैट इज ए साइन थीटा। ये वाला हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आ रहा है कि बी सी का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा। अब बी पी माइनस ए पी क्या है, बी पी माइनस ए पी हमारा क्या है बोलिए तो ये वाला है मेरा पाथ डिफरेंस। सो ये बी पी माइनस ए पी है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। बी पी माइनस ए पी को तो हम लोग पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो इसी को तो हम लोग इधर क्या लिखे, बी सी लिखे। तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन हम लोग क्या लिख पाएंगे कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ये वाला लिख पाएंगे। और हमारे पास पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में क्या फॉर्मूला है, मैंने इंटरफेरेंस नहीं बोला था, पाथ के साथ पाथ, फेज के साथ फेज। ठीक है। तो देखिए क्या प्रूव करने के लिए बोला है, प्रूव करने के लिए बोला है ए साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। कैसे करेंगे, अभी फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन मतलब फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या होता है, फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव बोला है, मैक्सिमा या कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए बोला है। कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, हमारा डेल्टा फाई हो जाएगा एन पाई, डेल्टा फाई हो जाएगा एन पाई। तो यहाँ से मेरा अगर इधर बिठा दूं तो क्या होगा, एन पाई अपॉन पाई, तो पाई पाई कट, दैट इज एन निकल रहा है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स क्या निकल जा रहा है, एन लैम्डा। तो इसको अगर इक्वेशन 3 देते हैं, इसको अगर इक्वेशन 4 देते हैं, तो इधर मैं क्या लिख पाऊंगा, इक्वेशन 3 और 4 से क्या लिख पाऊंगा, एन लैम्डा इक्वल्स टू ए साइन थीटा, एन लैम्डा इक्वल्स टू ए साइन थीटा लिख पाऊंगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर फर्स्ट, क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, क्वेश्चन में बोला है फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट के लिए फॉर एन इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू ए साइन थीटा। समझ गए, उसी चीज को एन को 1 कर दे रहे हैं। ये वाला क्या है, ये वाला मेरा प्रूव्ड, ये वाला है प्रूव्ड, समझे। ओके वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 का बी, ड्रॉ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन द स्क्रीन ड्यू टू डिफ्रैक्शन।
डिफ्रैक्शन के लिए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन के लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे डिफ्रैक्शन के लिए? बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले एकदम सेंट्रल मैक्सिमा का डायग्राम बना देना, फिर यहाँ से ये कर लेना, फिर इसको थोड़ा ऐसा करके पहले डॉटेड लाइन बना देना, बाद में इसको मिटा देना ताकि हम लोग बाद में बनाने में हम लोग को सुविधा हो। फिर ऐसा करके चल जाना, ऐसे चलना, फिर इसको मिटा देना, इसका और ज़रूरत नहीं है। इस तरफ है इंटेंसिटी, इस तरफ है इंटेंसिटी और इस तरफ हमारा पाथ डिफरेंस। तो इस तरफ इंटेंसिटी, ये वाला फर्स्ट वाला क्या होगा? ए बाई लैम्डा, फर्स्ट वाला होगा ए बाई लैम्डा डी लैम्डा बाई सॉरी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या नॉर्मल आप लोग पाथ डिफरेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं। ए बाई लैम्डा टू लैम्डा बाई ए, जैसे हमारा डिफ्रैक्शन में था ना डी लैम्डा बाई ए, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हो जाएगा लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए। ऐसा करके आप लोग धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। फिर 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा बाई ए, ऐसा करके आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला होगा लैम्डा बाई ए, फिर इधर हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए और माइनस 2 लैम्डा बाई ए। यह है डिफ्रैक्शन कर्व, यह है डिफ्रैक्शन कर्व। ठीक है, सो ये वाला मेरा 17 का ये 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद देख लेते हैं HS 2023। अभी 23 का क्वेश्चन देखते हैं। HS 2023 देख लेते हैं। HS 2023 using Huygens construction draw a figure of plane wave refracting a plane surface hence verify Snell's law। ये हाइगेंस प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करना, ये वाला मैं नहीं करूँगा, बहुत बार करा चुका हूँ, इसको हम लोग प्रूव नहीं करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं 19 का बी। 19 का ए का क्वेश्चन वेरी कॉमन प्रूफ हाइगेंस प्रिंसिपल यूज करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ प्रूफ करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिव क्वेश्चन, इसको मैं फिर से प्रूव नहीं करवाऊंगा। 19 का बी, एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्रुप ऑफ 3 पोलराइजिंग सीट। तो 3 तो ऐसे पोलराइजिंग सीट है, 3 तो ऐसे पोलराइजिंग सीट है। ठीक है, फिर बोला है सच अ वे दैट कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन ऑफ ईच पोलराइजिंग सीट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द प्रीसीडिंग। मतलब इसके साथ इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, इसके साथ इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, हर एक का 30 डिग्री करके एंगल है। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड। तो 3 तो है, तब सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरा अनपोलराइज्ड लाइट जाएगा, फिर जब यहाँ पर पोलराइजेशन होगा, यहाँ पर एक बार हमारा कितना एंगल में 30 डिग्री में है, तो यहाँ पर एक 30 डिग्री होगा, फिर इधर जब जाएगा इधर एक तो 30 डिग्री में, इधर एक तो होगा, फिर इधर जब जाएगा इधर फिर से 30 डिग्री हमारा एंगल करके है। तो हर एक में मेरा कितना एंगल करके है 30 डिग्री हमारा है ऑन अ ग्रुप ऑफ 3 विच अरेंज सच अ वे। तो 30 डिग्री करके है, तो हमें मेलस लॉ पता है, तो इसको हम लोग मेलस लॉ से सॉल्व करेंगे। तो मेलस लॉ क्या कहता है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर लाइट की इंटेंसिटी I है, यहाँ पर अगर I1 होता है, यहाँ पर I2 और फाइनल निकलने के बाद होता है I3, तो 3 तो स्टेप में हमारा क्वेश्चन होगा। तो शीट 1 में जब होगा, फर्स्ट वाला शीट में जब होगा, तो I1 = क्या हो जाएगा, I cos 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री की। देखिए एंगल कितना बोला है, एंगल बोला है 30 डिग्री बोला है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 I1 = 3/4 I होगा। फिर अगर मैं I2 बोलूँ, ये वाला क्या होगा I1 cos स्क्वायर 30 डिग्री। सो I1 क्या है, I1 है हमारा 3/4 I और cos स्क्वायर 30 का मतलब फिर से क्या है एक 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 9/16 I हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू है ये वाला, cos 30 का √3/2 तो 3/4। और I3 क्या होगा I2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। I2 का वैल्यू कितना है 9/16 I और cos स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना है 3/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 से 27/64 I। तो फ्रैक्शन ऑफ द लाइट एमिटेड, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ द लाइट एमिटेड हो रहा है, तो I3 = 27/64 I। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ लाइट एमिट हो रहा है 27/64 टाइम्स लाइट इज एमिटेड, 27/64 टाइम्स। तो ये वाला है इसका क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, तो दिस फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक और का क्वेश्चन है, 19 का और का एक क्वेश्चन है 2023 में, 19 का और का क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 का और का क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिड्यूस द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन। करना पड़ेगा, ठीक है करवा देता हूँ इसको भी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी पढ़ाने का टाइम हम सभी लोगों को बोला था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, थोड़ी देर पहले एक तो प्रूफ किया, उसी का रिगार्डिंग एक दूसरा प्रूफ है। यहाँ पर अगर होता है, दो तो वेव जाके इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पर S1 स्लिट है, S2 स्लिट है, दो तो वेव जाके इंसिडेंट हो रहा है। तो मुझे बोला है फाइंड द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कैसे करेंगे? सो अगर मेरा दो तो वेव इधर जा रहा है, तो एक तो वेव मैं बोल रहा हूँ, पहला वाला बोल रहा हूँ ए साइन ओमेगा टी, दूसरा वेव बोल रहा हूँ ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 बोल रहे, चलिए ओमेगा टी प्लस 5, ये वाला है ए साइन ओमेगा टी, नीचे ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो जब सुपरपोज हो रहा है दो तो वेव, ये वाला है y1, ये वाला है y2, दो तो वेव जब सुपरपोज होगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, दैट इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5, ये वाला होगा। तो दोनों जो साइन ओमेगा टी टर्म है उसको मैं कॉमन ले रहा हूँ। सो ए साइन ओमेगा टी जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या पड़ा रहेगा, 1 प्लस कॉस 5 प्लस ए साइन 5 कॉस ओमेगा टी। फिर मैं इन चीज़ों को इसको पुट करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं कुछ पुट कर लेता हूँ। अच्छा एक चीज़ करते हैं, चलिए इसको मैं स्मॉल ए बोलता हूँ, स्मॉल ए, इसको A1 A2 पकड़ लो क्या, A1 A2 पकड़ के भी हम लोग करने से कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, ठीक है। इसको A1 A2 पकड़ लीजिए, A1 A2, तो ये वाला हमारा हो जाएगा A1 साइन, ये वाला हो जाएगा A2। सो यहाँ पर मेरा A1 हो चुका है, यहाँ पर एक तो A2 रहता, यहाँ पर एक तो A2 रहता। तो साइन ओमेगा टी जब मैं कॉमन लेता तो क्या पड़ा रहता है, 1 का जगह यहाँ पर A1 पड़ा रहता, यहाँ पर पड़ा रहता A2 cos 5, और ये वाला पड़ा रहता A2 cos ओमेगा टी, ये वाला पड़ा रहता है अंदर। सो ये वाला है, तो मैं पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, इधर ही मैं लिख रहा हूं, पुट A1 प्लस A2 cos 5 को मैं पुट कर रहा हूं A साइन थीटा, इसलिए मैंने पुट किया, A1 A2 लेके इधर कैपिटल पुट करता, और A2 साइन 5 को इसको A cos कीजिए, इसको A cos और इसको A साइन थीटा कीजिए। तो जब मैं पुट कर रहा हूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू A1 प्लस A2, तो क्या बन जाएगा A cos थीटा, तो A साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, ये वाला बन रहा है, उधर क्या बन रहा है प्लस A कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो यहाँ से A इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये वाला बन गया, ये वाला है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हमारे पास इक्वेशन बन गया, y इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये है रिजल्टेंट वेव, उधर जो वेव बन रहा है उसका इक्वेशन ये वाला बना है। अभी तक मेरा मैक्स कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव अभी तक नहीं बना है, सिर्फ मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, y इक्वल्स टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अभी मुझे एम्पलीट्यूड का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो इसको अगर इसको इक्वेशन 1 दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दीजिए, इसको इक्वेशन 3 दीजिए। सो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या पड़ा रहेगा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इधर क्या पड़ा रहेगा A1 प्लस A2 कॉस 5 होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, ये वाला पड़ा रहेगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या पड़ा रहेगा, A स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या पड़ा रहेगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 A1 A2 कॉस 5 प्लस A2 स्क्वायर
साइन स्क्वायर फाइव। तो देखो क्या हो रहा है इधर हमारा, यहाँ पर एक तो A2 है, यहाँ पर एक तो A2, दोनों को कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। तो क्या पड़ा रहेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, यह है A स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 4। और हमें क्या पता है, हमें पता है हमें कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए। हमें क्या फॉर्मूला पता है, इंटेंसिटी अगर बोल I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं उसी चीज को इधर बिठाऊं तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये मेरा इंटेंसिटी का इक्वेशन आ चुका है। अभी इस इक्वेशन से मैं मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन कॉन्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का निकालूंगा। यहाँ तक पहले लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक ले लिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद दोनों को मैं अगर कंबाइन करूँ तो क्या होगा देखिए। सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। अभी I को अगर मैं मैक्सिमम करूं तो क्या रहेगा, केस 1, ये है किसका केस, कॉन्स्ट्रक्टिव का, कॉन्स्ट्रक्टिव का रहेगा, कॉन्स्ट्रक्टिव। सो क्या रहेगा, cos 5 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए होना पड़ेगा +1। ये कब होगा, जब हमारा 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 का वैल्यू होगा 2n पाई, जब पर n इक्वल्स टू 1 2 करके चलता रहेगा, 2n पाई। 0 1 2 में कुछ भी लिख सकता हूँ, 0 1 2 कुछ भी रहेगा तब रहेगा। तो ये है मेरा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल रहा है, इसका फॉर्मूला निकल रहा है I मैक्स का फॉर्मूला इधर प्लस हो जाएगा, cos 5 का वैल्यू +1 तो क्या रहेगा, रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 होल स्क्वायर। ठीक है, और केस 2 जो कि है डिस्ट्रक्टिव, केस 2 डिस्ट्रक्टिव क्या होगा, cos 5 -1 दैट इज 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n प्लस 1 पाई बाई 2, ये वाला सॉरी n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं, यहाँ पर मेरा 2n प्लस 1 पाई ये वाला होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई ये वाला होता है -1। और इसको बिठाएंगे तो I मिनिमम क्या आ जाएगा, रूट ओवर I2 होल स्क्वायर। वो है मैक्सिमम का कंडीशन, ये है मिनिमम का कंडीशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा डेरिवेशन कर आप लोग भी डर जा रहे हैं, लेकिन ये वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डेरिवेशन था, इसलिए मैंने तो वो रिफ्रैक्शन का नहीं करवाया, ऐसे इतना बड़ा प्रूव होता है इसलिए मैं नहीं करवाया। 19 का बी, शो द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न अगेंस्ट पोजीशन। तो पिछले वाला का क्या था, डिफ्रैक्शन का ग्राफ दिया था, इधर मेरा इंटरफेरेंस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो कैसे करेंगे, इंटरफेरेंस का ग्राफ बोला है ड्रॉ करने के लिए। 19 का और का बी, सबसे पहले ये वाला बेस बनाइए, ऊपर एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में एक ही डिफरेंस है, डिफ्रैक्शन में पीक होने के बाद कमता है, लेकिन इंटरफेरेंस में कोई कमेगा नहीं, हर एक का पीक सेम रहेगा। तो कोशिश करना जो भी बनाएंगे इंटरफेरेंस में सभी का पीक हमारा सेम रहेगा। सो ऐसा करो, सेम रहेगा। सो इस तरफ मेरा इंटेंसिटी रहेगा और इस तरफ मेरा पोजीशन रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0.5 डी लैम्डा बाई डी, यहाँ पर -0.5 डी लैम्डा बाई डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 डी लैम्डा बाई डी, यहाँ पर -1.5 डी लैम्डा बाई डी, यहाँ पर सब पोजीशन जा रहा है। यह 19 का बी लिख लीजिए, इसको हुआ ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 चलिए देख लेते हैं। ये पहले मैंने 2023 का 5 नंबर का क्वेश्चन कराया, अभी चलिए 2-3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 HS 2023 बोला है, फॉर कॉनकेव मिरर प्रूव द रिलेशन 1/v + 1/u = 1/f। बहुत ही ईजी है, फिर भी चलिए कोशिश करके देखते हैं।
कर पाता हो कि नहीं? बोलेंगे सर आप नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएगा? नहीं, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी नहीं है। तो चलिए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बोला, बहुत क्या बना रहा हूँ, कॉनकेव मिरर बोला, मैं कॉन्वेक्स बना दे रहा हूँ, पागल हो जा रहा हूँ क्या? 1/v + 1/u = 1/4 है कॉनकेव मिरर। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कॉनकेव या कॉन्वेक्स बोला है, ये कॉनकेव मिरर बोला है। अच्छा ठीक है, ये वाला डायग्राम होगा। सो ये अगर फोकस है, ये अगर सी है, सो मैं बोल रहा हूँ मेरा कोई भी इमेज यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है ए बी, लाइट गया कहाँ से पास करेगा? फोकस से, और एक तो सी से जाएगा और सी से वापस आएगा। तो कहाँ पर मेरा इमेज बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। सो ये स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं एक पॉइंट देता हूँ, इसको पॉइंट में दे देता हूँ, ये वाला है पोल, इसको मैं एम दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कौन सा लूँगा? सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लूँगा। तो इसको प्रूव करने के लिए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल स्मॉल ए स्मॉल बी सी, इसमें क्या होगा? ए बी बाई स्मॉल ए बी इक्वल्स टू बी सी बाई सी बी, ये वाला होगा वी सी बाई सी बी। ये वाला सबसे पहला इक्वेशन होगा, समझा? इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखते हैं। और सिमिलरली हाँ, और एक लाइन में इसको एक्सटेंड करा देता हूँ। ए बी का मतलब भी क्या है? देखिए इसको अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन सोचूँ, ए बी का मतलब ही एम पी। सो एम पी बाई ए बी इक्वल्स टू बी सी बाई सी बी, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या? एम पी इक्वल्स टू ए बी। फिर दो तो मैं ट्राइंगल लूँ, कौन सा? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल एम एफ पी एंड ट्राइंगल एफ ए बी। यहाँ पर क्या होगा? एम पी बाई ए बी, एम पी बाई ए बी, एफ पी बाई एफ बी, पी बाई एफ बी। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को 1 और 2 को अगर कंबाइन करूं, सो बी सी अपॉन सी बी इक्वल्स टू एफ पी अपॉन एफ बी, एफ पी अपॉन एफ बी। तो देखिए बी सी अपॉन सी बी, बी सी अपॉन सी बी, तो दोनों को अगर मैं देखो, इसको मैं थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ। सो बी सी ये वाला चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा माइनस ये वाला, तो इसको लिख सकता हूँ, बी सी का लिख सकता हूँ मैं, बी पी माइनस सी पी लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। ये पूरा माइनस ये वाला, सी बी मतलब ये है, तो इसका मतलब भी तो क्या? ये पूरा माइनस ये वाला। सो दैट इज सी बी क्या है? सी बी है सी पी माइनस बी पी। यहाँ पर एफ पी तो एफ पी रखेंगे, और एफ बी का मतलब क्या है? ये पूरा माइनस है छोटा, सो बी पी माइनस एफ पी, ठीक है। अभी देखिए कौन सा क्या चीज़ है, उस चीज़ का पुट करूंगा। बी पी क्या है, सी पी क्या है? सो बी पी क्या है, बी से पी क्या है? ये पूरा है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और साइन कन्वेंशन हमें पता है इसलिए माइनस यू बिठाएंगे। ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी पी। उसके बाद सी पी क्या है? सी पी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज माइनस आर, इसको मैं लिख सकता हूँ -2f, सी पी लिख सकता हूँ। उसके बाद बी पी है, बी पी स्मॉल बी पी, ये वाला क्या है? ये वाला है इमेज डिस्टेंस -v। उसके बाद और एक तो क्या है? एफ पी क्या है? फोकल लेंथ -f। सब साइन कन्वेंशन में बिठा रहा हूँ। साइन कन्वेंशन क्या है? इधर जो रहेगा नेगेटिव, इधर जो रहेगा पॉजिटिव, और क्या कुछ रह गया? नहीं, बाकी सब बिट गया। तो वो सब वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में बिठाऊंगा। तो बिठा देने से देखिएगा मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बीपी का जगह क्या बिठाऊंगा? -u। सीपी का जगह बिठाऊंगा माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा 2f। यहाँ पर सीपी का जगह क्या बिठाऊंगा? -2f, और बीपी का जगह क्या बिठाऊंगा? माइनस और माइनस दैट इज +v इक्वल्स टू एफ पी का जगह क्या बिठाऊंगा? -f, बीपी का जगह -v, प्लस एफ पी का जगह क्या बिठाऊंगा? +f, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, u भी -2f भी -fu + 2f²। सो इधर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2f² - f भी। सो u भी इधर है, तो u भी -2f भी -fu + 2f²। ये दोनों इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? -2f²। ये उधर आएगा तो +f भी इक्वल्स टू 0, ये वाला आएगा। सो इसके बाद क्या हो जाएगा? ये वाला कट जाएगा, तो u भी
एफ भी प्लस है माइनस, यहाँ पर माइनस एफ भी माइनस एफ यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो एफ यू प्लस एफ भी इक्वल टू यू भी, बोथ साइड में यू भी एफ से डिवाइड करूँगा बाय यू भी एफ प्लस एफ भी बाय यू भी एफ इक्वल्स टू यू भी बाय यू भी एफ। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। इज द मिरर इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड मिरर इक्वेशन। हो चुका है, तो चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको लिखिए उसके साथ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, हाइपरमेट्रोपिया दिया है, क्या है आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए ये वाला हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट इज इट्स कॉज एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड, एक्सप्लेन विद प्रॉपर डायग्राम। तो हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जहाँ पर कोई भी इंसान दूर का चीज़ इजीली देख पाता है लेकिन सामने का चीज़ नहीं देख पाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, in this defect a person can see distant objects clearly but cannot see nearby objects clearly, मतलब पास का चीज क्लियरली नहीं देख पाता हाइपरमेट्रोपिया में। व्हाट इज दिस कॉज एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। कॉज क्या है, इसका हमारा जो लेंस है इसका कॉज एक ही है कि हमारा लेंस क्या हो जाता है, लेंस और भी शॉर्टन हो जाते हैं। कॉज लेंस बिकम शॉर्टन, लेंस का जो शेप है ह्यूमन आई जब छोटा हो जाता है तब सामने का चीज हम लोग नहीं देख पाते, लेंस बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। और फिर क्या होगा, व्हाट इज इट्स कॉज, हाउ इट कैन बी करेक्टेड, और करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन एक ही उपाय है, वेयर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमें यूज करना पड़ेगा। इसका डायग्राम बनाने के लिए बोला है, तो डायग्राम कैसा है, एक जो डिफेक्टिव हाइपरमेट्रिक आई है वो कैसा होता है, ये अगर हमारा लेंस है, लेंस छोटा हो जाता है, ये ह्यूमन लेंस है, जब लाइट जाएगा तो ये सामने का जो लाइट है, क्योंकि देखिए दूर से तो नहीं आ रहा ना, ये तो ह्यूमन लेंस को मतलब सामने का चीज़, यहाँ पर सोचिए कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये जब जाएगा ये मेरा लेंस से दूर जाके, हम मतलब रेटिना से दूर जाके, ये तो हमारा रेटिना है, ये रेटिना से दूर जाके हमारा इमेज बन जाता है। इसको करेक्शन करवाने के लिए सामने क्या करना पड़ता है, सामने एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है, सामने कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या होता है, जब लाइट जाता है तो ये और भी इसको कन्वर्ज करवा देता है, फिर जाके ये कहाँ पड़ता है, रेटिना में। तो ये है डिफेक्ट, ये है डिफेक्टिव आई, और ये वाला है मेरा कॉन्वेक्स लेंस। इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हमारा आँख का क्या करते हैं, करेक्शन करवाते हैं। समझ गए, ये था हाइपरमेट्रोपिया। सो ये वाला तो हो गया। इसके साथ एक क्वेश्चन है और का क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, मतलब जिस एडजस्टमेंट से हम लोग स्टार्स या प्लैनेट्स को देखने के लिए लेंस को एडजस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो इसको अलग से कुछ इतना है नहीं। नॉर्मल एडजस्टमेंट इज दैट एडजस्टमेंट इन व्हिच वी सेट अप द टेलीस्कोप टू व्यू स्टार्स एंड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फार अवे। यही है इसका आंसर। वो उसके साथ एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे। न्यूमेरिकल क्या दिया है, नॉर्मल है मैग्नीफाइंग पावर 5, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना है, 5 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस इज 0.24 मीटर, डिस्टेंस है 0.24 मीटर, दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेस, मतलब क्वेश्चन है हमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ चाहिए और आईपीस का फोकल लेंथ चाहिए है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, सो एल ये है और एम ये है। मैग्निफिकेशन का मतलब भी और एक तो फॉर्मूला है FO/FE, ये इक्वल्स टू 5। और हमारे पास और एक इक्वेशन है कि L इक्वल्स टू 0.24, तो L का मतलब ही है F0 प्लस FE, और इसी का मतलब क्या दिया है 0.24।
24 मीटर दिया है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 5/1 है तो F0 बाई, मैं इसको लिख सकता हूँ F0 प्लस FE, इसको हम लिख सकते हैं 5/5 + 1 दैट इज 5/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर F0 बाई F0 प्लस FE का वैल्यू क्या है 0.24 इक्वल्स टू 5/6। सो F0 क्या है 5/6 इंटू 0.24, तो 6 इंटू 4 24 दैट इज 5 इंटू 0.4 कितना होगा 20, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो F0 क्या हो जाएगा यहाँ से, F0 का वैल्यू 2 दैट इज 2 मीटर हमारा F0 इधर निकल जा रहा है। F0 5 इंटू 5 + 6 5 इंटू 0.4 20 हो रहा है तो 2 मीटर, हाँ ठीक है। एल इज 0.2 मीटर निकल रहा है यहाँ पर, 0.24 मीटर, ठीक है। और इफ तो ये वाला निकल गया F0, तो FE क्या होगा, FE हो जाएगा हमारा क्या F0/5, तो F0 का वैल्यू कितना, F0 का वैल्यू है 2/5, F0 का वैल्यू है 2, तो 2 बाई, क्योंकि देखिए FE का मतलब F0/5, तो 2/5 ये वाला निकल रहा है, सो ये वाला इतना मीटर मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का हमारा फोकल लेंथ कितना है 2 मीटर और आई पीस का कितना है 2/5 मीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मैंने 2 साल का आज मैंने आप लोगों को कराया ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, तो देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। होप आप लोग का आज का जो क्लास है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, इसको अच्छे से करिए, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा। फिर भी अगर आप लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है, फिर भी इधर फंस रहे उधर फंस रहे, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे भेजिए, मैं उसको सॉल्यूशन करके आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।